हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, जो कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का चौथा क्लास होगा जिसमें हम लोग इंटरनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम 3 लेक्चर ले चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का और इसके पहले आपको टेस्टिस के बारे में भी बता चुके हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो पीछे जा करके 1 से लेकर के 3 तक का वीडियो देखिए और तब जा करके 4th लेक्चर आपको इजीली समझ में आएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई टेस्टिस जो है वो होता क्या है। तो देखिए फिगर से समझने का कोशिश करते हैं कि देखिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, आपको पिछले क्लास में पढ़ाए होंगे कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होता है, टेस्टिस पाया जाता है। इधर होता है और इधर होता है, एक पेयर टेस्टिस होता है एक ह्यूमन के अंदर। ये क्या है, तो ये है स्क्रोटल सैक। क्या है भाई? स्क्रोटल सैक। अब हम लोग बात करेंगे कि ये स्क्रोटल सैक है तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन से लेयर होंगे। तो ये तो सबसे पहले तो ये क्या है भाई, तो ये है टेस्टिस। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टेस्टिस है यहां पे इस तरह से इसमें क्या होता है, एपिडिडर्मिस होता है और उसके बाद वास डिफरेंस, इसमें जो स्पर्म बनता है उसको बाहर लेकर के जाता है। क्लियर? तो देखिए ये क्या है, वास डिफरेंस। ये क्या है, सी शेप स्ट्रक्चर जो होगा वो एपिडिडर्मिस। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इसी टेस्टिस को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकाल करके देखते हैं कि भाई कैसा होता है। ये वाला जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है इसी को हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काट करके कि भाई इसके अंदर कौन कौन सा लेयर है, किस किस चीज से बना हुआ है, उसी को डिटेल में देखेंगे। तो देखिए यहां पे अभी नया नया है ना, तो हाथ इस पे थोड़ा सा नहीं बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में लेकिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है हम आपको बताने जा रहे हैं टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जब हम लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं टेस्टिस को तो कैसा दिखता है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि आउटर मोस्ट लेयर जो हम बनाए हैं टेस्टिस का, आउटर मोस्ट लेयर ये कहलाता है। ये सबसे बाहर वाला लेयर है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस। ठीक है। उसके अंदर हम लोग बात करेंगे तो जस्ट उसके अंदर वाला जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसके अंदर वाला ये जो लेयर है ये कहलाता है ट्यूनिका अल्बुजेनिया और जस्ट उसके अंदर वाला लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वास्कुलोसा। ठीक है ना। तो इसमें अगर देखा जाए कि भाई कौन सा कौन लेयर है, तो सबसे पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेजिनैलिस होता है, मिडिल लेयर होता है ट्यूनिका अल्बुजेनिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा इनर मोस्ट लेयर कहलाता है टेस्टिस का, जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो। ठीक है ना। ये क्या है, एलएस ऑफ टेस्टिस है। अब हम लोग बात करेंगे भाई, तो यहाँ पे ये जो है याद कैसे रहेगा, तो आप याद करने के लिए एकदम
थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि देखिए वेजिनलिस सबसे बाहर वाला, तो फीमेल में भी अगर देखा जाए तो वेजाइना जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है, तो वेजिनलिस अगर मेल में भी अगर टेस्टिस के अंदर है तो वो क्या होगा, आउटर मोस्ट लेयर होगा टेस्टिस का। और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा क्या, तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया बीच का हो गया। और जस्ट हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो तीसरा क्या है, ट्यूनिका वस्कुलोसा है, मतलब कि ये वस्कुलर होगा जो सबसे अंदर की तरफ होगा, जो कि न्यूट्रिशन वगैरह सप्लाई करता होगा, काहे कि इसके अंदर ही स्पर्म बनेंगे तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो वस्कुलर होता है, ब्लड वेसल वगैरह इधर आया रहता है, तो सबसे अंदर वाला वस्कुलर, बीच वाला अल्बुजिनिया और सबसे बाहर वाला क्या, वेजिनलिस, याद रहेगा आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है भाई। तो इसके अंदर देखा जाए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, और इसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होंगे। लगभग एक टेस्टिस के अंदर 200 से 250, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 200 से 250, क्या दिया हुआ है कि 200 से 250 आपको यहाँ पे ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर ये एक लोब्यूल है, उसके अंदर 3 इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसको हम लोग नाम देते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर के 3, 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 1 से लेकर के 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। क्या होते हैं भाई, 1 से लेकर के 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे, ये जो फिगर बनाए हैं ये क्या है, तो ये है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये एक बॉक्स जैसा, ऐसा बॉक्स जो है वो लगभग ये कहलाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है ना। और इसका संख्या जो होता है वो 200 से लेकर के 250 तक होता है, ठीक है ना। 200 से 250 होता है, ऐसा एक बॉक्स है, ठीक, ये दूसरा बॉक्स है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक टेस्टिस के अंदर कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, 200 से 250। ठीक उसी तरह से अगर बात किया जाए तो एक यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितना होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो 1 से लेकर के, एक सेकेंड, यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल की अगर देखते हैं हम तो क्या होता है कि 1 से 3, 1 से 3 अगर देखा जाए तो इसका नंबर कितना होता है, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितना होता है, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है कि बताइए कि एक टेस्टिस में तो क्या है 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल है और 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो एक मैन में, एक ह्यूमन में कितना नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल निकालने के लिए हमको सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल का संख्या जानना होगा। तो अगर मान लेते हैं 250 दिया हुआ है, तो एक में कितना, एक में होता है पर्टिकुलर, अगर देखते हैं तो 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें फिक्स कर दे रेशियो की 1 में अगर 3 है तो हम 250 गुने 3 कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 750। और पूछा है कि एक ह्यूमन में, तो हमको निकल गया ये क्या, एक टेस्टिस के अंदर 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा। तो इंटू 2 कर देंगे क्योंकि एक ह्यूमन में 2 टेस्टिस होता है। क्लियर, तो इंटू 2 कर देंगे, मतलब 1500 जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल निकल के
आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे नीट के अंदर, ठीक है ना। अगर एक टेस्टिस में होता तो इसका आंसर क्या जाता, 750 जाता, लेकिन वहीं अगर एक ह्यूमन में पूछ दिया तो 2 टेस्टिस होने के कारण 1500, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो स्पर्म है यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही क्या है, ये साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है। क्लियर। अब हम यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, स्पर्म बन जाएगा तो बाहर कैसे आएगा भाई, तो बाहर निकलने के लिए जस्ट यहाँ से इस चैम्बर में आता है, सब एक जगह हम मिलेगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको नाम देते हैं ट्यूब्यूली रेक्टी। क्लियर। ट्यूब्यूली रेक्टी से ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर का हम लोग क्या नाम देते हैं, जहां पे आता है, तो ये है रेटे टेस्टिस। क्लियर। और रेटे टेस्टिस जो है वो पर्टिकुलर ट्यूब बनाता है जिसको हम बोलते हैं वासा इफेरेंसिया। क्लियर। और यही वासा इफेरेंसिया जो है वो लगभग 10 से 20 वासा इफेरेंसिया मिल करके ये क्या करता है, एक ट्यूब बना देता है, ठीक है ना। ये वासा इफेरेंसिया है और यही वासा इफेरेंसिया जो है एक ट्यूब बना देता है। उसी ट्यूब का नाम होता है क्या, उसी ट्यूब का नाम होता है इपिडिडाइमिस। क्या नाम होता है भाई, इपिडिडाइमिस। अब इपिडिडाइमिस में भी सबसे पहला वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, मिडिल वाला पार्ट क्या कहलाता है, और सबसे लास्ट वाला क्या कहलाता है, तीनों के बारे में देखेंगे। तीनों इपिडिडाइमिस का ही पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट होगा जिसका नाम है कैप्यूट इपिडिडाइमिस, दूसरा है कॉर्पस इपिडिडाइमिस और तीसरा है कॉडा। तो ये तीनों क्या है, तीनों इपिडिडाइमिस का पार्ट है। क्लियर। ये तीनों क्या है भाई, इपिडिडाइमिस है। तीनों मिल करके ही बनाता है इपिडिडाइमिस। और ये लगभग हम लोग बात करते हैं 6 मीटर लॉन्ग होता है। अगर इसको सीधा कर दिया जाए, इतना इसमें उलझा हुआ रहता है कि अगर इसको सीधा करते हैं तो 6 मीटर का होगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे तो याद कैसे रखेंगे सर, क्या है कि तीनों कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तो इसमें हम लोग याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि याद रख सकते हैं, कैप आ रहा है, कैप और कॉर आ रहा है और कौ आ रहा है। तो हम याद रख सकते हैं मेरा कैप, इससे आ जाएगा कैप्यूट। मेरा कैप कार में, मतलब कार को थोड़ा सा CO कर देंगे तो कॉर हो जाएगा। तो कार में कौन, CAU को से हम कौन लिख दिए यहाँ पे, तो CAU कॉडा आ जाएगा, कौन रखा। तो आपको याद रहेगा सीरियल वाइज कैप्यूट, कॉर्पस एंड कॉडा इपिडिडाइमिस, ठीक है ना। मेरा कैप कार में कौन रखा, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। ये 6 मीटर लॉन्ग होता है और ये यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज होता है। देखा जाए तो किसका, तो यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज होता है स्पर्म का। जो स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना था वो मूव होकर के ट्यूब्यूली रेक्टी से वासा इफेरेंसिया से होते हुए कैप्यूट, कॉर्पस, कॉडा इपिडिडाइमिस से होते हुए आगे की तरफ अब क्या यहाँ आ जाएगा, तो ये अब आगे आ जाएगा वास डिफरेंस में। मतलब ये ट्यूब आगे की तरफ क्या कहलाता है, वास डिफरेंस। क्लियर है। वास डिफरेंस यहीं आगे आकर के वास डिफरेंस कहलाता है। यहीं वास डिफरेंस आगे चला जाएगा और वहीं एम्पुला, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटर्स के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो यही है आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से ही आप निकाल सकते हैं पाथ ऑफ स्पर्म। पाथ ऑफ स्पर्म के लिए क्या होगा, तो भाई हम जानते हैं कहाँ बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से
कहाँ जाएगा, तो ये ट्यूब लेकर के आता है, टिब्यूली रेक्टी कहलाता है। टिब्यूली रेक्टी से रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉर्डा एपिडिडेमिस, फिर वास डिफरेंस, उसके बाद एम्पुला, इजाकुलेटरी डक्ट, फिर उसके बाद यूरेथ्रा में। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं अभी पाथ ऑफ स्पर्म को। तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्लियर। सेमिनिफेरस टिब्यूल से अगर कहा जाता है तो टिब्यूली रेक्टी। टिब्यूली रेक्टी से कहा जाता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से कहा जाता है तो वासा इफेरेंसिया। वासा इफेरेंसिया से कहा जाता है तो ये कैप्यूट कॉर्डा एंड कॉर्पस, ये तीनों क्या है, एपिडिडेमिस, यहाँ पे आता है। और इसके बाद कहाँ जाता है तो वास डिफरेंस में, ठीक है ना। वास डिफरेंस से कहाँ जाता है तो इसी का आखिरी पार्ट जो होता है एम्पुला, और एम्पुला से कहाँ जाता है तो इजाकुलेटरी डक्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हम आपको बताए थे, जो ओपनिंग होता है वास डिफरेंस का उसी को हम इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और इजाकुलेटरी डक्ट से कहाँ जाता है तो यहाँ पे जस्ट जहाँ पे ओपन होता है तो वहाँ पे जो ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो जस्ट उसके अंदर आगे जो है वो कौन सा ग्लैंड होता है तो कॉपर्स ग्लैंड होता है, जिसके अंदर के यूरेथ्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्लियर। और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की अगर बात करें तो जस्ट उसके आगे जो है पेनिस वाला जो आ जाता है यूरेथ्रा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा। और पेनाइल यूरेथ्रा से बाहर की तरफ ही ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्लियर। तो इस तरह से जो है पाथ ऑफ स्पर्म जो है आप लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर पाथ ऑफ स्पर्म इंपॉर्टेंट है, काहे कि क्वेश्चन जो है इसी में से पूछ सकता है और पूछा भी गया हुआ है। 1 2 3 4 दे देगा और कहेगा कि बताइए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा सेमिनिफेरस टिब्यूल, टिब्यूली रेक्टी, रेटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्पुला, इजाकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, तब यूरेथ्रल मीटस। मतलब ये तीनों जो है ये क्या है, ये यूरेथ्रा है। क्लियर। और यहाँ पे ये एपिडिडाइमिस के बारे में देखा जाए तो 6 मीटर का होता है लॉन्ग, वास डिफरेंस 40 सेंटीमीटर हम लोग मानते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर होता है लगभग तीनों को मिला करके। और यहाँ पे इजाकुलेटरी डक्ट की बात करें तो 2 सेंटीमीटर हम लोग मानते हैं, एम्पुला इसी में आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसका हम लोग साइज पता कर सकते हैं कौन कितना लंबा होता है। तो ये है पाथ ऑफ स्पर्म। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन से देखें कि भाई टेस्टिस को ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर देखा जाए तो कैसा, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसमें क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई स्क्रोटल सैक के अंदर तो टेस्टिस कुछ इसी तरह का होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम टेस्टिस का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, मतलब कि यहाँ से अगर काटते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हमको क्या दिखेगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। सॉरी अभी नया नया है, इस पे लिखने में थोड़ा सा हाथ नहीं बैठा है, इसके कारण इस तरह से हो जा रहा है।
बाकी आप समझदार हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे क्या कि यहाँ पे जो है टेस्टिस का जैसे ही हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा और इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखेगा और एक लोब्यूल कटेगा जिसके कारण यहाँ पे कुछ इस तरह का सेमनीफेरस टिब्यूल दिखने लगेगा। जो एक लोब्यूल जो कटेगा उसके अकॉर्डिंग जो सेमनीफेरस टिब्यूल उसके अंदर जो आएगा वो दिखने लगेगा। तो 3 सेमनीफेरस टिब्यूल हमको दिखने लगता है। क्लियर है? ये तीनों क्या है? ये तीनों सर सेमनीफेरस टिब्यूल है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो इन तीनों के बीच में जो है वो सेल्स दिखेंगे, राउंडेड सेल्स, ओवल सेल्स दिखेगा और इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? तो इस सेल्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल। क्लियर? यहां पे जो देखिए इंटरस्टिशियल क्यों नाम पड़ा? क्योंकि 2 सेमनीफेरस टिब्यूल के बीच में पाया जाने वाला सेल इंटर सेल कहलाता है, इसलिए इंटरस्टिशियल सेल इसका कहलाया और इसी को हम लोग लीडिंग सेल बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे तो इस लीडिंग सेल का काम क्या है? तो इस लीडिंग सेल का काम है कि पर्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराना, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराता है पर्टिकुलर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ये इंडोक्राइन नेचर कहलाता है, इंडोक्राइन नेचर होता है, कहे कि हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है ताकि इसके अंदर जो सेमनीफेरस टिब्यूल है उसके अंदर क्या हो? प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहे। प्लस यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और दूसरा अगर देखा जाए तो डेवलप कराने में मदद करता है, डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, बियर्ड, मुस्टैच, ठीक है ना, ये लो पिच वॉइस, तो ये सब क्या है कि ये सब जो है पर्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। तो इसका काम ये भी है। तो इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये सेमनीफेरस टिब्यूल का काम क्या है भाई? तो सेमनीफेरस टिब्यूल जो है इसी के अंदर जो है स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया जो है इसी के अंदर पाया जाता है और वहीं जो है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म सेल में कन्वर्ट होता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है भाई। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का सेल्स भी होता है। ये पर्टिकुलर सेमनीफेरस टिब्यूल की अंदर की बात कर रहे हैं हम कि उसके अंदर कुछ इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं। अब उस सेल्स का क्या नाम है अभी हम बताएंगे। तो देखिए ये जो सेल है, इस सेल्स ये कैसा होता है? पिरामिडल शेप है जिसको हम बोलते हैं सार्टोली सेल या फिर इसी को हम बोलते हैं नर्स सेल, ठीक है ना। तो सार्टोली सेल को नर्स सेल क्यों बोला गया? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। जो इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया है उसको क्या करता है? इसके अंदर बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। अब कैसे बनते हैं अभी बताएंगे। तो ये इस स्पर्मेटोगोनिया को क्या करता है? ये पर्टिकुलर देखा जाए तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो इसी के अंदर जो है ये क्यूबिकल सेल्स पाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्यूबिकल सेल होगा। ये क्या होगा? सॉरी, ये क्या है? ये क्यूबिकल सेल है
और इस क्यूबिकल सेल का हम लोग नाम देते हैं जर्मिनल इपिथेलियम। और यही जर्मिनल इपिथेलियम मैच्योर होकर के प्राइमोडियल जर्म सेल बनाता है। और इसी जर्म सेल में बार बार माइटोसिस सेल डिवीजन होने के कारण क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमको क्या दिखा, तो यहाँ पे मेनली 4 अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स दिखे। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखता है। 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखेगा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। जब उसके अंदर हम लोग जाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या दिखेगा, तो एक जर्मिनल इपिथेलियम दिखेगा और दूसरा सार्टोली सेल दिखेगा। तो यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अगर बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, वहीं मैच्योर होकर के स्पर्मेटोजोआ बनता है। दूसरा, ये स्पर्मेटोगोनिया बना कैसे, तो यहाँ जर्मिनल इपिथेलियम है दूसरा लेयर, जो कि यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल में मैच्योर होता है और वो स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। तीसरा अगर देखा जाए तो इसमें पिरामिडल शेप होता है। इसका कैसा होता है, पिरामिडल शेप होता है। और देखा जाए तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को। चौथा लेयर अगर देखा जाए तो क्या है, इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल, जो कि 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाया जाता है सेल, उसी को इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल बोलते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो बनाता है, जिसका काम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग लेता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराता है। अब थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो सार्टोली सेल है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। सार्टोली सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को ज़्यादा भी नहीं होने देता है और कम भी नहीं होने देता है। कैसे, तो ये सार्टोली सेल जो है ये 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। पहला है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है भाई, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है ना। ये करता क्या है कि ये एंड्रोजन को बाइंड करता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, मेंटेन कराने में मदद करता है। कहां पे, तो मेंटेन कराता है टेस्टिस के अंदर, ताकि प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो सके। लेकिन अगर बात करें तो यहां पे जैसे ही अगर स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत हो जाएगा तो यहां पे दूसरा प्रोटीन बनने लगता है जिसका नाम है इनहिबिन। ये इनहिबिन करता क्या है, तो स्टॉप कराता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकता है, ताकि यहां पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है घटे। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन घटेगा मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सार्टोली सेल है वो एक तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने में भी मदद कर रहा है, 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन को सिंथेसिस करके। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये 4 अलग अलग लेयर से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।